पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। शैतान की आंत की तरह लंबी चढ़ाई मेरे 2-2.5 घंटे मजीद ले गई। ऊपर पहुंचकर मैं सख्त नकाहत महसूस कर रहा था। एक झाड़ी की आड़ में बैठकर मैंने उसके कड़वे और तुर्श पत्ते चबाने की कोशिश की, मगर वो इतने बदजायका थे कि मजीद खाने का हौसला न हो सका। एक पत्थर से टिक लगाकर मैं वहीं लंबा पड़ गया। फिलहाल वो नौबत नहीं आई थी कि जबरदस्ती पत्ते चबाता। आंखें बंद करते ही थोड़ा सा सुकून मिला और अपने प्यारों की शक्लें आंखों के सामने धम से आंकू दी। इंसान फितरती ज़रूरतों का इतना मोहताज है कि जो ज़रूरत आर्जी तौर पर रसाई से दूर हो, दिमाग की सुई उसी पर अटक जाती है। उस वक्त मुझे शदीद भूख लगी थी। तभी पलवशा और रोमाना की भी वही यादें दिमाग के पर्दे पर चलने लगी जो खाने पीने से मुताल्लिक थी। रोमाना हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती, जबकि पलवशा की आदत थी कि ये खिदमत मुझसे लेती। तन्हाई में उसने कभी खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। खाना बनाने में रोमाना माहिर थी। गो पलवशा बिल्कुल अनजान न थी, मगर रोमाना की मौजूदगी में वो कम ही बावर्ची खाने का रुख करती। उसकी दिलचस्पियां उछल कूद की तरफ ज्यादा माइल थीं। पलवशा को सोचते हुए चंद लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई। ख्वाब में भी आंखों के सामने मुख्तलिफ पकवान नाचते रहे। मैं ज्यादा देर न सो सका था कि बारिश की बूंदें मुझे होश की दुनिया में खींच लाईं। करवट तब्दील करके मैंने रुख मोड़ लिया। बारिश बरसती रही। रेडियो सेट ऑन करने पर खामोशी छाई नजर आई। मुख्तलिफ चैनल तब्दील करने पर भी कोई आवाज न सुनाई दी। यकीनन उन्होंने मौसम की वजह से सेट बंद कर दिए थे। ऐसे मौसम में वायरलेस सेट मुसलसल ऑन रखने की बजाय हर घंटे या 2 घंटे के बाद सेट ऑन करके सब अच्छा कर दिया जाता है और फिर से सेट ऑफ कर दिए जाते हैं। 10 की घड़ी देखी, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वैसे तो पाक इंडिया औकात में आध घंटे का फर्क है, लेकिन मैंने सरहद पार करते वक्त घड़ी पर इंडियन वक्त लगा दिया था। 10 मिनट के बाद दोबारा सेट ऑन किया तो पहले वाले चैनल पर हलचल नजर आई। एक टोली मरने वालों की लाशों के साथ पोस्ट पर खैरियत से वापस पहुंचने की इत्तला दे रही थी। चंद टोलियों ने मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी का बताया। कुछ टोलियां दूर दराज की पोस्टों से उस जानिब रवादवा थीं। दूर दराज इसलिए कहा कि कंट्रोल की आवाज तो मुझे आ रही थी, मगर वो जिन्हें मुखातिब था उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी नजर में दहशतगर्दों की पूरी टोली वहां सरगर्म थी, जो अकेले या 2-3 अफराद पर मुश्तमिल टोलियों को निशाना बना रही थी। इस वजह से अब कम से कम 10 से 15 अफराद पर मुश्तमिल टोलियां तश्कील दी गईं। बादलों के बावजूद मलगजा उजाला फैल रहा था। मैंने बोतल से वजू किया और सुबह की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ फैला दिए। वही ज़ीशान, वही मुश्किल कुशा इन मुश्किलात में मेरा हामी और मददगार था। दुआ मांगकर मैं आगे जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जितना जल्दी वहां से निकल जाता उतना ही बेहतर था। दुश्मन ने पूरे इलाके की नाकाबंदी शुरू कर दी और हर गुजरते लम्हे वो इलाका चूहेदान में तब्दील होता जा रहा था। गो उन पहाड़ों और हाथ की लकीरों की तरह फैले नालों में किसी एक शख्स को तलाश करना दुश्मन के लिए भी आसान न था, मगर मसला ये था कि मैं कहीं छुप कर लेट नहीं सकता था और वहां से निकलने के लिए मुझे किसी न किसी रास्ते से तो गुजरना था। दुश्मन रास्तों की नाकाबंदी करके ही बैठ जाता तो मुझे पकड़ना चंदा दुश्वार न होता। पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए थोड़ी सी बुलंदी तय करना बाकी था, मगर मैं ऊपर जाने की बजाय पहाड़ी के पहलू से गुजरकर दूसरी जानिब पहुंचा। इतनी रोशनी हो गई थी कि नजर दूर तक काम कर सकती थी। पहाड़ी के दामन में घने दरख्त और झाड़ियों का जंगल फैला नजर आ रहा था। आगे आबादी भी नजर आ रही थी। आबादी को देखते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। बिलाशुबा वो रोमा ही का गांव था। 2-3 और निशानियां देखकर मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक की और फिर नीचे उतरने के लिए रास्ता तलाश करने लगा। मुश्किल ढलाने राह की सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। मैं उस पहाड़ी के मशरकी बाजू पर मौजूद था और मुझे शुमाल की समत जाना था।
मगर रास्ता न होने की वजह से मैं जुनूब मशरिक की जानिब नीचे उतरने लगा। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द शुमाली जानिब के जंगल में पहुंच जाऊं। बादलों ने अब तक आसमान को घेरा हुआ था, अलबत्ता बारिश रुकी हुई थी। 100-150 गज नीचे उतरने के बाद मैं ऐसे मकाम पर पहुंच गया था जहां से शुमाली जानिब की उतराई उतरना कदरे मुमकिन हो गया था। सबसे ज्यादा सहूलत जाबजा उगी हुई झाड़ियां थीं, जिन की शाखों के सहारे सीधी चट्टानों से उतरना भी ज्यादा दुश्वार नहीं रहा था। अलबत्ता बारिश की वजह से जमीन नरम हो गई थी और पत्थरों पर थोड़ा सा जोर पड़ने पर भी वो जमीन से उखड़ जाते, जिसकी वजह से गिरने का इम्कान बढ़ गया था। बहरहाल झाड़ियों की मजबूत शाखों को सख्ती से जकड़कर मैं मोहतात अंदाज में 75-80 दर्जे के जाविये की तनी हुई चट्टानों से नीचे उतरने लगा। 100-150 गज के बाद उतराई कदरे हमवार हो गई। एक बार तो जी चाहा कि मौके का फायदा उठाकर रोमा के घर पहुंच जाऊं। वहां मुझे खुशामदीद कहने वाले मौजूद थे, मगर फिर ये मुनासिब न लगा, क्योंकि उस वक्त किसी की नजर मुझ पर पड़ जाती तो वो लोग खतरे में पड़ जाते। गांव में जमीर फरोश लोगों की मौजूदगी के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी भूख को अंधेरा छाने तक बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी। एक घनी झाड़ी में जगह बनाकर मैं छुप गया। जब तक झाड़ी को खंगाला न जाता मुझे नहीं ढूंढा जा सकता था, और झाड़ियों के जंगल में हर झाड़ी की तलाशी लेना यकीनन आसान नहीं था। दोपहर को चंद बकरियां झाड़ियों पर मुंह मारती वहां आईं। कुछ देर बाद दुश्मनों की एक टोली भी 10-12 गज के फासले पर गुजरी। मैं बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। दोपहर तक बारिश रुकी रही, मगर उसके बाद हल्की हल्की हवा चलने लगी और बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो रफ्ता रफ्ता तेज होने लगी। घने बादलों की वजह से दोपहर ही को शाम जितना अंधेरा फैल गया था। मैं शाम तक झाड़ी में दुबका रहा। जो ही अंधेरा फैला मैं मोहतात अंदाज में झाड़ी से बाहर निकल आया। इस दौरान बारिश की रफ्तार कम ज्यादा होती रही, मगर वो मुसलसल जारी थी। मैं नशेब की तरफ बढ़ गया। बारिश की वजह से उम्मीद नहीं थी कि दुश्मनों की कोई टोली वहां मौजूद हो सकती थी। उसके बावजूद मैंने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। झाड़ियों के जंगल से निकलते ही फरलांग भर हमवार मैदान था। फिर आबादी शुरू हो रही थी। वहां कम मकान ऐसे थे जिनकी दीवारें मिली हुई थीं। ज्यादातर मकान दूर दूर और अकेले बने हुए थे। अपने ससुर शफीक के घर का रास्ता मेरी याद में महफूज था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं मतलूबा मकान तक पहुंच गया। इस दौरान मुझे सख्त नक्काहत महसूस हो रही थी। गुज़श्ता 36 घंटे मैंने भूखे गुजारे थे और इस दौरान सख्त मुशक्कत से भी वास्ता रहा था। मेरा हाथ दस्तक देने को उठा और मैंने जंजीर पकड़कर जोर से हिला दी। तेज बारिश की वजह से यकीनन वो अंदर दुबके हुए थे। तभी कोई जवाब न मिला। मैंने दोबारा जंजीर से दरवाजा खटखटाया। तभी कौन की हल्की सी आवाज उभरी। जवाब देने के बजाय मैंने दोबारा जंजीर हिला दी। भागते कदमों की चाप दरवाजे के सामने रुकी। कौन है भाई? मेरे कानों में बरादर निस्बती सिकंदर की आवाज गूंजी। मैं दबे लहजे में बोला, सिकंदर भाई, मैं ज़ीशान हैदर। कुंडी खोलकर सिकंदर ने बाहर झांका। ज़ीशान भाई, आप खैरियत तो है ना? हैरानी से कहते हुए उसने मौनिके को बाजू खोल दिए। उससे गले मिलते हुए मैंने कहा, फिलहाल तो खैरियत है। मुझे बाजुओं में भेंचकर उसने गर्मजोशी से मौनिका किया और फिर मुझे अंदर खींच लिया। थोड़ी देर के बाद मैं घर वालों के बीच मौजूद था। वहां मैंने महीने भर का वक्त बताया था और उस घर का कोई फर्द मेरे लिए अजनबी नहीं था। रोमा के हवाले से यूं भी मैं उस घर वालों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। रोमा के वालिद शफीक और वालिदा रेहाना ने मुझे गले से लगाकर शफकत दी। गीले लिबास और जूतों की वजह से सबसे पहले अनवार कपड़ों का नया जोड़ा और चप्पल ले आया। गुस्ल खाने में जाकर मैंने अपने कपड़े उतारे और खुश्क लिबास पहन लिया। जूतों और लिबास से निजात हासिल करते ही मैंने सुख का सांस लिया। गुस्ल खाने से निकला तो सासू माँ को खाने के हमरा मुंतजिर पाया। तकल्लुफ किए बगैर मैं खाने पर पिल पड़ा। खाने के बाद मेरी फरमाइश पर वो दूध वाली चाय बनाकर ले आई थी। चाय वगैरह पीकर मैं उन्हें तफसील बताने लगा। रोमा के दोनों भाई भाभियां, अम्मी अब्बू तमाम ही मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। गुज़श्ता 2 दिनों के इजमाली हालात बताकर मैंने जरूरी काम के सिलसिले में सरहद पार करने का बता दिया। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मेरा ताल्लुक पाक आर्मी से है, तभी ज्यादा कुरेदने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरे मिशन के बारे में जानने के बजाय वो रोमा और उसके बेटे अब्दुल्लाह के बारे में कुछ सुनने के मुश्ताक थे। गाहे गाहे उनकी रोमा से बात हो जाती थी, मगर कोई ऐसा जरिया नहीं था कि बेचारे उससे मिल पाते। थोड़ी देर गपशप के बाद मुझे आराम करने का मशवरा देकर वो बाहर निकल गए। उन्हीं की ज़बानी ये भी मालूम हुआ कि आज सुबह को इंडियन आर्मी ने गांव की सरसरी तलाशी ली थी। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो किसी रिश्तेदार के सामने भी मेरा जिक्र न करें। उनके जाने के बाद मैंने इशा की नमाज पढ़ी और आराम करने लेट गया। पेट भरने के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। एहतियात के पेश नजर मैंने चंद रोज वहीं गुजारने का फैसला किया ताकि मेरी तलाश की सरगर्मी मांद पड़ सके, मगर ऐसा इत्तेफाक बना कि मुझे इरादे से रुजू करना पड़ा।
कुछ यूं के दो मुजाहिद जो न जाने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे या यहाँ से वापस जा रहे थे, उनका टाकरा इंडियन सिपाह के एक सेक्शन से हो गया। सेक्शन की सिपाह 10 अफराद पर मुश्तमिल होती है। दोनों जानिब से फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में इंडिया के 4 जवान हलाक हुए और दोनों मुजाहिदीन शहीद हो गए। मेरी गुज़श्ता दिनों की सारी कार्रवाइयाँ भी उन्हीं के सर डाल दी गईं। ये तमाम वाक़या मुझे वायरलेस सेट पर दुश्मन की बातचीत सुनकर मालूम हुआ। 2 मुजाहिदों की शहादत ने मेरे रास्ते की काफ़ी मुश्किलात दूर कर दी। मजीद 1-2 दिन वहाँ बताकर मैं जाने के लिए तैयार था। तमाम मेरे जाने पर खफा थे, मगर मैं ससुराल में रहने के इरादे से नहीं आया था कि वहीं पड़ा रहता। रुखसत होने से पहले मैंने 1 लाख के बकदर इंडियन करेंसी ये कहकर अपने ससुर के हवाले की कि वो रोमा ने उनके लिए भेजी है। शफीक साहब ने आबदीदा होकर वो पैसे लिए। बेटी की जुदाई बिलाशुबा उन पर बहुत गिरां थी। 1.5 लाख के करीब रकम मुझे मिशन के सिलसिले में मुहैया की गई थी। उसी में से मज़कूरा रकम उनके हवाले कर दी। उनके लिए तहाइफ वगैरह लाना तो वैसे भी मुमकिन नहीं था। अलबत्ता इस रकम से वो अपनी मर्जी के तोहफे खरीद सकते थे। ईशा की नमाज के बाद मैं घर वालों से रुखसत लेकर निकल आया। रोमा की माँ ने मुझे साथ लिपटाकर मेरी आंखों और माथे पर बोसे देकर कहा, बेटा मेरी रोमा का ख्याल रखना। मैंने हंसते हुए कहा, माँ जी वो घर की मालिकन है, आपसे गुजारिश है उसे कहो मेरा ख्याल रखे। सच में कभी कभी तो नाश्ता पानी बंद कर देती है। वो मुताज्जिब हुई, बोली वो ऐसी तो नहीं थी। मैं मोहब्बत भरी अकीदत से बोला, वो बहुत ज्यादा अच्छी है माँ जी, इतनी के बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह से हमारे घर में उजाला है और बिल्कुल बेफिक्र रहें। उसका इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है जैसे वो घर की बहू नहीं बेटी है। वो दामन फैलाकर दुआएं देने लगी। सिकंदर ने करीबी शहर तक मेरे साथ जाने की पेशकश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। रोमा के भाई को मैं अपनी जंग का ईंधन नहीं बना सकता था। वहां से आगे जाने के लिए कच्ची सड़क मौजूद थी और यकीनन सड़क पर सफर करना मुझे काफी मसाइल से बचा सकता था। लेकिन कबाहत ये थी कि सड़क पर दुश्मन की गश्तों से मुठभेड़ होने के अलावा ये खतरा भी था कि दुश्मन की पोस्टों से नजदीक होकर गुजरना पड़ता और मैं किसी की नजर में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। पहले वाले हंगामे किसी और के मत्थे लग गए थे। अब जितना छुप कर सफर करता उतना बेहतर था। उस जगह से मैं एक बार पहले भी गुजर चुका था, मगर पहाड़ी इलाके की भूल भुलैयां इतनी आसानी से अजबर नहीं होती। अलबत्ता अपनी उम्दा यादाश्त और तजुर्बे की वजह से मैं कुछ न कुछ अंदाजा लगा सकता था। मैं नाले में आगे बढ़ने लगा। अपने मोबाइल फोन की बैटरी मैंने चार्ज कर ली थी और उसकी मध्यम रोशनी में पत्थरों गढ़ों वगैरह से बचते हुए मैं रास्ता नापने लगा। नाला काफी वसी था जो आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता तंग होने लगा। दुश्मन की आला दिफाई लाइन को मैं काफी पीछे छोड़ाया था, लेकिन उस इलाके में दुश्मन के ट्रांजिट कैंप वगैरह का खदशा बहरहाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बर्फबारी के मौसम में जब गाड़ियां रुक जाती हैं तब सिपाह को पैदल चलना पड़ता है। ऐसे हालात में तवील फासला तय करना मुमकिन नहीं होता और रास्ते में रुकने और रात गुजारने के लिए ऐसे कैंपों की जरूरत पड़ती है। नाले के दाएं बाएं चंद जगहों पर रोशनी की झलक देखकर दुश्मन के किसी ऐसे ही कैंप का गुमान हुआ था। वो सिविल लोग भी हो सकते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उमूमन लोगों ने दूर दराज मकामात पर घर बनाए होते हैं। आबादी की सहूलियात से दूर न जाने वो लोग कैसी जिंदगी गुजार लेते हैं, ये उन्हीं को या अल्लाह पाक ही को मालूम होगा। 2-3 घंटे नाले में चलने के बाद जब नाला इतना तंग हो गया कि पांव गीले होने का खतरा महसूस होने लगा, तब मैं 50-60 गज की चढ़ाई तय करके कच्ची सड़क पर पहुंच गया। नाले में दाएं बाएं से कई छोटे नालों का पानी भी शामिल हो रहा था, जिसकी वजह से पानी की मिकदार ज्यादा होती जा रही थी। आगे जाकर नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बावजूद पानी इतना ज्यादा था कि कपड़े गीले किए बगैर नाला उबूर करना मुमकिन न था। चंद साल पहले वहां से गुजरते वक्त भी उस जगह पुल मौजूद नहीं था और अब तक पुल नहीं बन सका था। मौसम बिल्कुल साफ था। गुज़श्ता बारिश की वजह से हल्की फुल्की सर्दी जरूर थी, मगर मुसलसल चलने की वजह से मुझे पसीना आया हुआ था। आगे जाकर वो सड़क दाएं तरफ मुड़ गई। नाला उबूर करने के लिए लोहे का मजबूत पुल बना हुआ था। क्योंकि नाले में पानी की मिकदार इतनी ज्यादा हो गई थी कि पुल के बगैर उबूर करना दुश्वार हो गया था। नशेब में बहने वाले पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इंसान रस्से के बगैर उसे उबूर नहीं कर सकता। पुल उबूर करने के बाद मैं पुख्ता सड़क पर पहुंच गया था। आगे का रास्ता मुझे याद था। सुबह का मलगजा उजाला फैलने तक मैं नाला मिलाप तक पहुंच गया। वहां 2 नाले बाहम मिल रहे थे। शहर में दाखिले से पहले मेरे पास इंडियन आर्मी से छीना हुआ जितना सामान था मैंने नाले में फेंक दिया। अलबत्ता जस्तावा 30 बोर के होल्स्टर को मैंने पिंडली से बांध दिया। गो उसे भी साथ फिराने में खतरा था, मगर ऐसे खतरे तो मोल लेने पड़ते हैं। मैं शहर में दाखिल हुआ। सबसे पहले पुलिस की चौकी पर नजर पड़ी जो सड़क के किनारे बनी हुई थी। एक बैरियर भी लगा था, लेकिन कोई संतरी नजर न आया। बैरियर भी खुला हुआ था।
बिलाशुबा संतरी बादशाह नाश्ते को तशरीफ ले गया था या किसी दूसरे तकाजे से मगलूब होकर बैतुल खला वगैरह में घुसा हुआ था। ये भी मुमकिन था कि आराम फरमा रहा हो। बहरहाल ऐसे फर्ज शिनास पहरेदारों की वजह से हम जैसे गरीबों को काफ़ी सहूलियात मिल जाया करती हैं, इसलिए उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करने के अलावा चारा नहीं। जिंदगी बेदार हो गई थी। बाजार इतना बड़ा नहीं था, ज्यादातर दुकानें बंद नजर आ रही थीं। अलबत्ता 2-3 होटल खुले हुए थे जहां नाश्ता बनता नजर आ रहा था। मेरे पास पराठे मौजूद थे, अलबत्ता चाय के लिए किसी होटल की खिदमत लेना लाजिम था। मैं एक होटल में घुस गया। उसे चाय का बताकर मैंने देसी घी में बने हुए पराठे खोलकर सामने रख लिए। लिफाफे में बंद होने की वजह से पराठे बिल्कुल नरम थे। मैं बेतकल्लुफी से पराठों को जुड़ गया। किसी भी गाहक को मेरी हरकत पर ताज्जुब नहीं हुआ था कि होटल पर बैठकर मैं घर से लाए हुए पराठे खा रहा था, क्योंकि ऐसे अवामी होटलों में ये आम सी बात है। चाय आने तक मैं एक पराठा चट कर गया। 2 प्यालियां चाय की और 3 पराठे मैदे में उंडेल कर मैं शाम तक के लिए तैयार हो गया था। अब सिर्फ नींद की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि रात भर चलने की वजह से जिस्म आराम का तलबगार था। मगर ऐसे हालात में हम जिस्म की नहीं मान सकते। बिल चुकाकर मैं होटल से बाहर आ गया। वहां आराम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ऐसे शहरों में काउंटर इंटेलिजेंस के अफराद की कसीर तादाद मौजूद होती है। वो हर नौवारिद से तफ्तीश करना जरूरी समझते हैं, इसलिए सुबह सवेरे किसी दूसरे शहर की तरफ रवाना होना बेहतरीन था। वैगन अड्डे पर एक गाड़ी तैयार मिली, बस आखिरी सीट की सवारियां बाकी थीं। वैगन के अकबी दरवाजे से आखिरी सीट की पुश्त फलांगता हुआ मैं शीशे की जानिब बैठ गया। 10-15 मिनट में सवारियां पूरी हो गई थीं। पता चला वैगन श्रीनगर जा रही थी। वैगन रवाना हुई और मैंने टेक लगाकर आंखें मूंद ली। पिछली बार जब मैं यहाँ से गुजरा था तो सड़क की हालत बहुत खराब थी, मगर अब सड़क पहले से बेहतर नजर आई। टूटी फूटी सड़क की ताज़ा मुरम्मत हुई थी। रास्ते में 2-3 चेक पोस्टें आईं, मगर कोई खास चेकिंग नहीं हुई। श्रीनगर तक हम खैरियत से पहुंचे। वहीं बस अड्डे ही से मुझे अनंत नगर की गाड़ी मिल गई। एक गाड़ी से निकलकर मैं दूसरी में बैठ गया। दोपहर तक हम अनंत नगर पहुंच गए थे। आगे पठानकोट की गाड़ी शाम के 8 बजे निकलना थी। मैंने बस अड्डे से निकलकर एक दरमियाना सा होटल देखा और कमरा किराए पर लेकर दरवाजा अंदर से कुंडी किया और 7 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। शाम को उठकर गुस्ल किया, कमरे में ही नमाज पढ़ी और फिर रिसेप्शनिस्ट के पास कमरे की चाबी जमा करा के मैं बाहर निकल आया। मुख्तसर सा सामान मेरे पास था। होटल से निकलकर मैं बस अड्डे की जानिब रवाना हो गया। अंधेरा गहरा हो रहा था। सड़कों और रस्तों पर आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। शायद वो वक्त ही ऐसा था कि ज्यादातर लोग रात के खाने में मसरूफ थे। वहां से बस अड्डा इतनी दूर न था कि मुझे रिक्शा टैक्सी करवाने की जरूरत पड़ती। जो ही मैं एक गली से निकलकर बस अड्डे जाने वाली सड़क पर मुड़ा, थोड़े ही फासले पर एक जीप नजर आई। वो खंबे के साथ खड़ी थी। बल्ब की रोशनी में पुलिस वालों की वर्दियां दूर ही से नजर आ गईं। एक शख्स ड्राइविंग सीट पर, 2 अकबी सीटों पर, जबकि 2 पुलिस वाले सड़क किनारे कुर्सियां लगाए खुशगप्पियों में मसरूफ थे। मैं वापस मुड़ने की हालत में नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था। अपनी चाल में एतमाद पैदा करता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। उनके करीब पहुंचते ही मैंने हाथ बांध कर मिस्कीनी से कहा, नमस्ते महाराज। यूं कि मेरे कदम रुके नहीं थे। कुर्सी पर तशरीफ टेके हवालदार ने दबंग लहजे में पूछा, ओए कहाँ जा रहे हो? नामालूम वो सभी को रोक रहा था या मुझ पर ही खुसूसी शफकत फरमाई थी। मैंने कदम रोकते हुए कहा, बस अड्डे महाराज। हवालदार ने जीप में बैठे सिपाही को आवाज दी, रमेश इसकी तलाशी लो। लंबे कद का दुबला पतला रमेश जीप से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। मेरे आसाब तन गए थे। रमेश ने मेरा थैला लेकर टटोला, मगर उसमें कपड़ों का जोड़ा और आम इस्तेमाल की 2-3 चीजें मौजूद थीं। पिस्तौल पिंडली के साथ बंधा हुआ था। जेब में बटवा रखा था जिसमें 50,000 रुपए और शनाख्ती कार्ड रखा था। रमेश ने अनाड़ीपन से मेरे जिस्म पर हाथ फेरा और जेब से बटवा निकाल कर जायजा लेने लगा। ओए इतने पैसे क्यों साथ फिरा रहे हो? रमेश ने यूं तड़ी दी जैसे इतनी रकम जेब में रखना जुर्म हो। मैं लजाजत से बोला, महाराज छोटा मोटा दुकानदार हूँ। पठानकोट के एक ताजिर का उधार वापस करना था, इसलिए इतनी रकम जेब में रखी है। रमेश ने नसीहत झाड़ी, बोला, बेवकूफ, एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जमाने में नकदी जेब में फिराना हिमाकत है। मैं तासुफ से बोला, अनपढ़ सा आदमी हूँ महाराज, ये तरीके हमें कहाँ आते हैं। बोला, ठीक है जाओ। बटवे से 500 रुपए निकाल कर उसने बटवा मेरी तरफ बढ़ा दिया। चेहरे पर बेबसी तारी करते हुए मैंने बटवा लेकर जेब में रख लिया। रमेश ने ढिठाई से दांत निकालते हुए मुझे जाने का इशारा किया। बोला, और ख्याल रखना, यहाँ काफी चोर उचक्के मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा, पुलिस से बड़ा चोर उचक्का कौन हो सकता है? मगर वो ऐसा मौका न था कि अपनी सोच को अल्फाज के कालिब में ढाल सकता। मैं तो इतनी आसानी से जान छूटने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। कानों में हवालदार की इत्मीनान भरी आवाज पड़ी,
चाय के साथ कुछ खाने को भी मंगवा लो। मेरे होंठों पर तबस्सुम रिंग गया। बेवकूफ ने चाय की प्याली और चंद बिस्किटों के लिए मुल्क दुश्मन शख्स आजाद कर दिया था। मुझे यकीन है कि अगर पुलिस वाले सही तरीके से जुर्म और मुजरिमों की सरकूबी को कमर कस लें तो 90% जराइम खत्म हो जाएं। 500 की भेंट देकर मैं अपने तई बेफिक्री से बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया, मगर मुझे बस अड्डे में दाखिल होना नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके आगे कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप गेस कर सकें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द आपके लिए इसकी नई किस्त लेकर आएंगे। अगली किस्त में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।